परासरल, ठीक है। विसरण के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं परासरल क्या होता है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन हो चुका है, ऑस्मोसिस के बारे में जानते हैं, परासरल क्या होता है। तो जल्दी हम लोग आसपास बहुत से एग्जाम्पल देखें बेटा, ठीक है। आसपास अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जब भी किशमिश को पानी में डालते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसे बाहर से जो पानी होता है वो किशमिश के अंदर, यानी किशमिश के ऊपर वाली परत से होता हुआ किशमिश के अंदर पहुँच जाता है और किशमिश क्या होती है, फूल आती है। तो वहाँ पे किस तरीके से फिनोमेना हुआ, या बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी क्या होता है, परासर कई जगह यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं परासर सबसे पहले है क्या। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में कहेंगे, ठीक है। तो देखा जाए, अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एक साइड मैंने लिया शुद्ध पानी लिया है, यानी एक तरीके से शुद्ध विलायक, एकदम प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। इधर मैंने क्या किया है, विलयन, यानी विलेय और विलायक को मिला करके क्या बना दिया, विलयन। इधर भरा हुआ है विलयन, ठीक है। तो जैसे ही इस प्रक्रम में इधर बीच में हम लोग लगाते हैं एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली, ये किस तरीके की झिल्ली होती है, ये एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल विलायक के कणों को ही, जो केवल विलायक के कणों को पार जाने की अनुमति देती है, क्रॉस करने की अनुमति देती है। यानी ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के कणों को ही पार जाने की अनुमति देती है, वो क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली दो तरीके से हो जाती है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, यानी इसको हम लोग नेचुरल में जैसे किशमिश की ऊपरी परत होगी, ऊपरी कोशिका, ये प्याज की अंदर की जो पतली सफ़ेद झिल्ली होती है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अंगूर के ऊपर वाली लेयर हो गई, ठीक। या इसके अलावा बात कर सकते हैं कृत्रिम में, तो कॉपर फेरोसाइनाइड, या है ना, कॉपर फेरोसाइनाइड, या इसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें जो होता है कृत्रिम में कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, यानी कई तरीके से हम लोग केमिकली भी इसको बना सकते हैं। यानी ऐसी झिल्ली बना सकते हैं जो केवल विलायक के अणु उसको क्रॉस कर पाएंगे, विलेय के अणु नहीं, ठीक है, क्योंकि आकार में काफ़ी डिफरेंस होता है दोनों के कणों में। तो यहाँ पे अगर जैसे हम लिख सकते हैं विलायक के अणु हो गए और इधर ये विलयन हो गया, यानी इसमें विलयन में क्या है, विलेय और विलायक दोनों है। और बीच में लगा दिया कि एसपीएम, एसपीएम क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये क्या करते हैं, केवल विलायक के कणों को ही पार जाने की अनुमति देगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा से आप समझ गए होंगे कि विलायक के अणु क्या होंगे, इन झिल्लियों से, एसपीएम से होकर के विलायक के अणु क्या होंगे, इधर जाने लगते हैं। ये विलायक के अणु इधर धीरे धीरे जाने लगते हैं, ठीक है। तो विलायक के कणों का क्या कह सकते हो, शुद्ध विलायक के कणों का, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह के प्रक्रम को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से परासरण की क्रिया हो जाएगी। ये परासरण की क्रिया में क्या होता है, शुद्ध विलायक के कण इधर जाते हैं। आप कहोगे सर तो विलयन है, विलयन में भी विलेय और विलायक है, विलायक के कण तो इधर भी हैं, है ना। तो हाँ सही कह रहे हो, यहाँ पे क्या है, विलयन में जो विलायक है उस विलायक के कण भी थोड़े से इधर आ सकते हैं, कोई डाउट उसमें नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में लेकिन, क्योंकि अगर हम देखेंगे जो विलायक की सांद्रता इधर केवल इतने में केवल विलायक भरा हुआ है और इसमें विलेय और विलायक दोनों मिलके इतने हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी तुलना में इधर साइड विलयन में विलायक की जो सांद्रता है वो कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि विलायक की सांद्रता इधर ज़्यादा है, विलायक की सांद्रता इधर कम है। तो ये भी कह सकते हैं विलायक की सांद्रता का, यानी अधिक विलायक की सांद्रता से विलायक के कणों का कम विलायक की सांद्रता की तरफ स्वतः गमन को भी हम लोग परासरण कहते हैं, अगर सांद्रता के हिसाब से कहोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे सांद्रता के हिसाब से आप समझ सकते हैं इसको, ये जनरली यह प्रोसेस देखो बेटर है। शुद्ध विलायक के कणों का, है ना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह के प्रक्रम को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, ये हो जाता है अंतः परासरण। परासरण दो तरीके से होता है, जो परासरण है, परासरण दो प्रकार का होता है, परासरण
दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा? एक होगा अंतःपरासरण, अंतःपरासरण, एक होगा बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। एक इंडो होगा, एक एक्सो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंतःपरासरण, बाह्य परासरण देख लेते हैं। अगर हम लोग पानी लिए, ठीक है, ये क्या है? पानी है, और यहाँ पे रखी गई किशमिश, किशमिश, ठीक है, सूखी किशमिश इसके अंदर डालेगी पानी के अंदर, तो आप सुबह देखते हो कि फूल आती है। किशमिश के अंदर भी क्या होता है? थोड़ा सा मतलब विलेय के कण की ज़्यादा, विलायक बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए अंदर सूखा होता है, लेकिन मीठा होता है। यानी कहने का अंदर उसमें विलेय के कण है, विलायक यानी पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो सूखा है। तो यानी विलेय के कण, अंदर विलेय तो है लेकिन विलायक कण एकदम नहीं है। अब बाहर विलायक कण ज़्यादा है, तो क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा विलायक से कम विलायक की तरफ पानी अपने आप जाने लगता है। वही चीज़ यहाँ पे भी, ज़्यादा विलायक से पानी कम विलायक की तरफ अपने आप जाने लगा था, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या होता है किशमिश में भी? किशमिश क्या होती है? धीरे धीरे फूल आती है, यानी किशमिश के अंदर बाहर से पानी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर से पानी कण क्या होते हैं? अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो किशमिश क्या होती है? फूल आती है, ठीक है, ये फूली किशमिश है। तो आप क्या कह सकते हो? ऐसा परासरण जिसमें शुद्ध विलायक के कण बाहर से अंदर की तरफ जाए, ठीक है, क्या कह सकते? ऐसा परासरण जिसमें विलायक के कण बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? अंतःपरासरण कहलाता है। जैसे सूखी किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश फूल आती है, ये किस प्रकार का परासरण है? अंतःपरासरण। अगर आप बात करोगे कि सर अंतर तो हो गया, बाह्य के यहाँ अगर हम लोग बात करें तो बाह्य में कैसे देखेंगे? तो बाह्य वाले के एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल इसमें भी ले सकते हैं। इसमें हम लोग पानी की जगह ले लेते हैं शहद, यानी इसका जस्ट उल्टा लेंगे, शहद, शहद या एकदम चीनी का गाढ़ा एकदम सिरा ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या? अंगूर, फुला अंगूर है, एक गोला मैंने बनाया है, इसको समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अंगूर, अब अंगूर के अंदर देखो विलेय की मात्रा भी है, विलायक की मात्रा, यानी रसीला होता है अंगूर, यानी उसके अंदर पानी की मात्रा होती है, तभी तो उसके अंदर रसा यानी जूस रस रहता है, जूस रहता है। तो कहने का मतलब है इसके अंदर विलायक के कण मौजूद है, लेकिन इसकी तुलना में बाहर इस बार विलायक के कण बहुत कम है। शहद या चीनी का गाढ़ा सिरा बहुत ज़्यादा है ना, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने का मतलब उसमें विलेय बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी विलेय ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे बाहर साइड में विलायक कम है, इस बार अंदर विलायक ज़्यादा है, बाहर विलायक कम है। तो क्या होता है? ज़्यादा विलायक से कम विलायक की तरफ विलायक कण हो जाते हैं, तो अंदर विलायक के कण ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इसीलिए क्या होंगे? इस बार विलायक कण बाहर की तरफ आते हैं। और एक किशमिश क्या होती है? श्रिंक फॉर्म में चली जाती है, पिचक जाती है, ठीक है। सॉरी अंगूर कह रहे हैं, इसको अंगूर है, ठीक है, किशमिश नहीं है, अंगूर है। शहद में जैसे डालोगे तो पिचक जाता है, क्योंकि अंगूर के अंदर से जो विलायक कण है वो बाहर आने लगते हैं। तो ऐसा परासरण जिसमें विलायक के अणु अंदर से, विलायक के कण अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, वो क्या कहलाता है? बाह्य परासरण, ओके। तो यहाँ पे ये परासरण किसे कहते हैं, और यह परासरण के हम लोगों ने प्रकार भी देख लिया, ठीक है। अब ये परासरण को पढ़ने के बाद तो क्या बात आती है कि क्या सर हम लोग परासरण की क्रिया अगर हो रही है तो क्या किसी तरीके से परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, या परासरण की क्रिया को तेज किया जा सकता है क्या, है ना। तो चलिए अब इसको, इस क्वेश्चंस को हम लोग समझ लेते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे। फिलहाल इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। चलिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। टॉपिक में हम लोग जैसे स्टडी कर रहे थे जनरली कि विलयनों के बारे में हम लोग आ चुके थे विसरण परासरण पढ़ते हुए। अब परासरण दाब, आपके बुक की क्लास 12 में विलयन का जो अगली हेडिंग है परासरण दाब, इसको कैसे समझेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने फिगर बनाया था, उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा कि क्या हुआ, शुद्ध विलयक और शुद्ध विलायक हमने लिया। अब शुद्ध विलायक से जो कण हैं वो अपने आप विलयन की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो
परसरण दाब। तो सिंपल से पहले इसकी लैंग्वेज देख लो, क्या होता है परसरण दाब, यानी परसरण की क्रिया को रोकने के लिए, सिंपल शब्दों में परसरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाए गए दाब को ही, विलयन के ऊपर लगाए गए बाह्य दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। यानी आप कह सकते हो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसको देख लेंगे। अगर आप देखोगे परासरण, जैसे जनरली परासरण क्रिया यहाँ पे देख रहे थे, विलायक की कण था, ये क्या था, विलयन की तरफ अपने आप जा रहा था। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विलयन के ऊपर लगाए गए बाह्य दाब को। तो अगर ये कण इधर आ रहे हैं तो ये इधर एक पिस्टन लगा करके हम लोग क्या करें, इधर एक दाब अप्लाई कर दें। यानी विलयन के ऊपर एक उधर से दाब लगाएंगे, ऐसे ऊपर से दाब जैसे लगाओगे तो ये विलयन के जो कण होंगे वो दबेंगे, और दबेंगे तो अपनी दीवार के चारों तरफ क्या लगाएंगे, एक बल लगाएंगे। और इधर जो विलय के कण हैं, इधर जो एसपीएम में छोटे छोटे छिद्र हैं, वहाँ पे जाके इकट्ठे सब रुक जाएंगे और इधर से विलायक के कणों को जाने नहीं देंगे। यानी इधर से जैसे तुम दाब लगाओगे, जो विलयन कण इधर जा रहा था, जैसे दाब लगाओगे तो ये जाना बंद हो जाएगा। यानी परासरण का क्रिया को रोकना है तो हमें विलयन के ऊपर एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग विलयनों पर अलग अलग ये दाब हो सकता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर अगर एक दाब लगा दें तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी, यानी विशुद्ध विलायक कण इधर जाना बंद कर देंगे। ठीक है, जैसे लगाओगे तो यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र में क्या हो जाएगा, विलय के कण आ जाएंगे और विलय कण इनको इधर जाने नहीं देंगे, तो क्या होगा, परासरण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि विलयन के ऊपर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है, या आप ऐसे कह सकते हो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर लगाए गए बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। तो बाह्य दाब को आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, परासरण दाब। अब यहाँ पे बात आई परासरण दाब को तो समझ गए। ठीक है, चलो रोक लेंगे। अब मान लिया कि परासरण दाब से संबंधित इक्वेशन आता है, क्वेश्चन आता है कि कोई विलयन की सांद्रता इतनी है, इसमें इतना दाब लगाना पड़ा, तो मतलब परासरण की क्रिया रुकेगी नहीं रुकेगी, है ना, वहाँ पे टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इन सबसे संबंधित यानी तनु विलयन, यानी जो सोल्यूशन है विलयनों का परासरण दाब का अध्ययन करने के लिए क्या हुआ, वान ठाप ने कुछ इक्वेशन दिए, कुछ नियम दिए, जिससे हम लोग परासरण दाब को और अच्छे से समझ सकते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो परासरण दाब तो क्लियर हो गया होगा, है ना। अब परासरण दाब, ठीक है, इसको रोकने के लिए वान ठाप ने क्या किया, 2 नियम दिए। इसके अध्ययन करने के लिए, परासरण दाब को और अच्छे से अध्ययन करने के लिए वान ठाप ने क्या किया, वान ठाप ने कुछ नियम दिए, इक्वेशन दिया, नियम दिए। जैसे कौन कौन से नियम है देख लेते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, उसके बाद फिर उपाय करते हैं। ओके, एक तरीके से विलयन का समीकरण भी कह सकते हो, वान ठाप का नियम भी कह सकते हो। वान ठाप ने कौन कौन से नियम दिए, वान ठाप समीकरण भी कह सकते हो, वान ठाप का नियम विलयन के लिए, है ना, यह विलयन का समीकरण भी आप कह सकते हो। पहला नियम इन्होंने क्या दिया, ठीक है, जनरली जैसे मैंने कहा कि वान ठाप ने विलयनों के वाष्प दाब या विलयनों के जो परासरण दाब है उनको समझने के लिए, उनके बारे में और अध्ययन करने के लिए तनु विलयनों से संबंधित कुछ नियम दिए, जिनको वान ठाप का नियम कहते हैं। अब इन्होंने पहला नियम क्या दिया था, पहला नियम की अगर मैं बात करूं, पहला नियम में इन्होंने क्या, पहला नियम को हम लोग कहते हैं बॉयल वान ठाप, बॉयल वान ठाप नियम। इस नियम में इन्होंने क्या बताया
कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप पर जो दाब है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहले नियम में क्या बोला गया, बॉयल वॉन हॉफ नियम के अनुसार कि किसी भी विलयन का स्थिर ताप पर जो उसका वाष्प दाब होगा इसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। किसकी सांद्रता, विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यानी किसी भी स्थिर ताप पर जो वाष्प दाब है सांद्रता के समानुपाती है। यह तो था पहला नियम। ठीक है, दूसरे नियम की अगर हम लोग बात करें, दूसरे नियम क्या कहता है, दूसरे नियम में को हम लोग कहते हैं चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। चार्ल्स वॉन हॉफ नियम, इसमें क्या देखा गया, इसमें बोला गया जस्ट इसी का उल्टा कर दो, यानी इस बार क्या रहेगा, सांद्रता स्थिर रहेगी और ताप यहाँ पे आएगा। यानी बोला गया कि स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता यानी सांद्रता जीरो, स्थिर सांद्रता पर जो इसका परासर दाब होता है वो इसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी बोला गया कि पहला नियम क्या था कि ताप स्थिर है तो इसका जो दाब होगा सांद्रता के समानुपाती है। अगर सांद्रता नहीं बदल रही है, कोई चेंज नहीं है, तो जो इसका परासर दाब होगा उसके ताप के समानुपाती होगा। ताप घटाओगे बढ़ाओगे तो दाब भी, परासर दाब भी बदलेगा, या कम होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दो नियम आए। अब इन दो नियमों को यूज़ करके क्या होता है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं। विलयन का समीकरण आएगा, दोनों को मिला सकते हैं, P प्रोपोर्शनल C/T आ जाएगा, है ना, लिख सकते हैं। अब जैसे प्रोपोर्शनल हटता है बराबर आता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट को हम लोग लिख लेते हैं यस, ये जहाँ पे S क्या है, विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हो कि जैसे आप लोग आदर्श गैस समीकरण आप निकालते हो तो वहाँ पे PV बराबर nRT निकालते हो, है ना, PV बराबर nRT गैसों के लिए एक समीकरण आता है, आदर्श गैसों के लिए उसी तरीके से आदर्श विलयन एक तरीके से कह सकते हो, यह विलयन का समीकरण कह सकते हो। वॉन हॉफ के अकॉर्डिंग, वॉन हॉफ के नियमों के आधार पे क्या हुआ कि कुछ एक विलयन का समीकरण निकल के आ जाता है, जिसके आधार पे हम लोग क्या है, विलयनों के वाष्प दाब की गणना भी कर सकते हैं और उसके सांद्रता वगैरह की गणना भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, स्थिर ताप पर ये क्या था, परासर दाब किसके समानुपाती था, C के। फिर क्या था, स्थिर सांद्रता पर, यानी C बराबर 0 है तो P प्रोपोर्शनल T है, दोनों को मिलाएंगे तो P प्रोपोर्शनल C/T लिख सकते हैं। जैसे प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा S, जिसको S को कहते हैं विलयन स्थिरांक। जैसे गैसों के नियतांक में आता है R आ जाता है, उसी तरीके से S फॉर सॉल्यूशन, तो S आ गया विलयन का स्थिरांक। P बराबर CST। चूँकि हम लोग जानते हैं, क्या होता है, जो C है वो N/V में होता है ना, सांद्रता यानी मोलों की संख्या बड़े आयतन होता है, सांद्रता बराबर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे P बराबर, इसलिए हम लोग रख सकते हैं P बराबर C की जगह N/V और यहाँ पे CST, सॉरी यहाँ P बराबर N/V S और T, V इधर ट्रांसफर कर दो, PB बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं NST। ये है विलयन समीकरण या वॉन हॉफ समीकरण, इसको आप कह सकते हो विलयन समीकरण या वॉन हॉफ समीकरण कह सकते हो। ठीक है, इसको आप कह सकते हो विलयन समीकरण या वॉन हॉफ समीकरण कह सकते हो। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से था वॉन हॉफ का नियम। ठीक, अब इसको आप आसानी से समझ सकते हो। पहले हम लोगों ने नियम दोनों लिखे, P प्रोपोर्शनल C, P प्रोपोर्शनल T, है ना, वॉन हॉफ के अकॉर्डिंग दोनों विलयन समीकरणों को मिलाया, दोनों को मिलाने का प्रोपोर्शनल हटाया, एक स्थिरांक ऐसा आया। अब C के बराबर N/V होता है, जानते हैं, तो C की जगह N/V रखा तो V इधर ट्रांसफर, P बराबर NST। ठीक है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, जहाँ पे P परासर दाब है ना, N है विलय की मोलों की संख्या है विलयन में, V है विलयन का आयतन है, S क्या है विलयन स्थिरांक है, T है परम ताप। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग विलयन से संबंधित क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था छोटा सा डेरिवेशन विलयन के समीकरण के लिए, वॉन हॉफ समीकरण के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।